सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 15 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मंगल ग्रह के एक गड्ढे का नाम मुर्सन के नाम पे रखा गया है। तो प्रश्न ये है कि ये किस भारतीय राज्य का एक शहर है मुर्सन। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना है क्योंकि इसी तरह से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब प्रश्न को ध्यान से सुनना। एक्चुअली में अभी अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने मंगल ग्रह, मंगल यानी कि मार्स ग्रह की बात हो रही है, तो वहां पर खोजे गए दो गड्ढों के नाम भारत के दो राज्य, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार, इनके शहरों के नाम पर रखने को मंजूरी दे दी है। तो एक गड्ढे का नाम मुर्सन क्रेटर रखा, मुर्सन ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और एक गड्ढे का नाम हिल्सा क्रेटर रखा, हिल्सा ये बिहार का एक शहर है। अच्छा, इनके अलावा एक और बड़ा गड्ढा है जिसका नाम लाल क्रेटर रखा है, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर, जो कि एक भौतिकी रिसर्च प्रयोगशाला यानी कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के पूर्व निदेशक थे। अब ये फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात में। तो इस तरह से ये तीन गड्ढों के नाम भारतीयों के ऊपर रखे गए हैं, दो तो भारतीय शहर और एक भारतीय व्यक्ति। ये जो तीन गड्ढे मिले हैं ना, मतलब ये जो तीन गड्ढों के नाम रखे गए हैं, ये मंगल ग्रह पर थॉरस ज्वालामुखी क्षेत्र में है। और ये जो लाल क्रेटर है, इनमें ये सबसे बड़ा गड्ढा है। इसका व्यास यानी कि डायमीटर ही 65 किलोमीटर का है। और इसके पूर्व किनारे पर मुर्सन क्रेटर है और पश्चिमी किनारे पर हिल्सा क्रेटर है, और दोनों का व्यास डायमीटर लगभग 10 किलोमीटर का है। अब आप ये जानना चाहोगे, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि भैया इन्हीं शहरों के नाम पर क्यों रहे? भारत में तो बहुत सारे शहर हैं, तो इन्हीं के नाम पे क्यों? तो भौतिकी रिसर्च प्रयोगशाला जिसकी हमने अभी बात करी थी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, उसके वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनिल भारद्वाज, और जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राजीव रंजन भारती, ये उनके जन्म स्थान है। तो उन्हें सम्मान देने के लिए उनके जन्म स्थान शहर का नाम पे ये गड्ढों के नाम रखे गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2021 में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने ही इन गड्ढों की खोज की थी। अच्छा, मंगल ग्रह से आपको एक प्रश्न याद दिलाऊं तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी थी कौन? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। वैसे मंगल पर अभी सबसे बड़ा ज्वालामुखी खोजा गया था 2024 में, हमने पढ़ा था ये प्रश्न, उसका नाम है नॉक्टेस। और अभी एक क्षुद्र ग्रह का नाम भी एक भारतीय के नाम पे रखा गया था, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड। बेंगलुरु के प्रोफेसर है वो जयंत मूर्ति, तो उनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया था। ये भी अभी कुछ समय प्रश्न पड़ा था, तो ये भी ध्यान में रखना आप। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं या बिहार के रहने वाले हैं, तो आपके लिए तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी और के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेट वाइज के हिसाब से कह रहा हूं तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्म करके दिया। तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में आईसीसी ने मई महीने के लिए किसे महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आंसर होगा चामरी अथापट्टू को। तो अभी आईसीसी ने मई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है। तो महिलाओं में किसे चुना गया, यानी कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया चामरी अथापट्टू को, ये श्रीलंका की है। जबकि पुरुषों में यानी कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है गुडाकेश मोती को, ये वेस्ट इंडीज के हैं। वैसे चामरी अथापट्टू के बारे में आपको बता दूं कि ये दूसरी बार है जब इन्हें आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, क्योंकि इससे पहले भी सितंबर 2023 में इन्हें आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और वैसे अभी 2023 के लिए उन्हें आईसीसी महिला वर्ल्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, तो इस कारण से भी इनका नाम न्यूज में था। अच्छा, यहाँ पे हम मई महीने की बात कर रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में चारों महीने के भी आपको साथ में रिवाइज करा देता हूँ किसे मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया। तो जनवरी महीने की बात करेंगे तो पुरुषों में चुना गया था शामर जोसेफ को, वो वेस्ट इंडीज के हैं, और महिलाओं में एमी हंटर को, वो आयरलैंड की हैं। फरवरी महीने के लिए यशस्वी जायसवाल को चुना गया था, वो भारतीय हैं, और महिलाओं में एनाबेल सदरलैंड को चुना गया था, वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। मार्च के लिए कामिंडू मेंडिस को चुना गया, वो श्रीलंका से हैं, और महिलाओं में मिया बोचर को चुना गया था, वो इंग्लैंड की हैं। अप्रैल में मोहम्मद वसीम को चुना गया था, पुरुषों में वो यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं, और महिलाओं में हेले मैथ्यूज को चुना गया था, वो वेस्ट इंडीज की हैं। और अभी मई महीने का हमने पढ़ ही लिया। बाकी देखो आईसीसी की स्टैटिक देखते हैं। स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, वो न्यूजीलैंड से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में लॉन्च आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है?
तो आंसर होगा आर अश्विन की। तो भारत के ऑफ स्पिनर है आर अश्विन और इन्होंने लेखक सिद्धार्थ मोंगा के साथ मिलकर के अपनी ऑटोबायोग्राफी अभी लॉन्च की है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी की बात है तो अभी रिसेंटली हमने एक ऑटोबायोग्राफी और पढ़ी थी, बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम क्या है, सोर्स कोड है। और वहां पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज एक साथ रिवाइज कराई थी जो हमने सारी करंट अफेयर्स में पढ़ी है। पर यहाँ पे हम क्रिकेटर की बात कर रहे हैं तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो भी सभी महत्वपूर्ण क्रिकेटर हैं और उनकी ऑटोबायोग्राफी जो भी है वो सारी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो ध्यान से सुनना। अगर अब शेन वॉर्न की बात करेंगे तो इनकी है नो स्पिन, सौरव गांगुली की है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, शाहिद अफरीदी है गेम चेंजर, वीवीएस लक्ष्मण की 281 एंड बियॉन्ड, संजय मांजरेकर इम्परफेक्ट, क्रिस गेल सिक्स मशीन, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, रिकी पॉन्टिंग पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले और एंड्रयू फिंटॉफ सेकेंड इनिंग। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न छोड़ रहा हूं। अभी शेन वॉटसन की एक बुक आई थी, उस बुक का नाम आपको बताना है कमेंट में टाइप करके। अगर आपको आंसर नहीं बताना तो आप आंसर को सर्च करना और फिर लिखना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बुक है। और लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी कोई भी बात आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो ना तो आपको याद रहेगी, क्योंकि पहले उसके लिए आप सर्च करोगे, सर्च नहीं करोगे तो कमेंट में बहुत सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको आंसर पता है तो उनके आंसर देख करके आप कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि लिखने से चीजें याद रहती हैं। क्योंकि ऐसे तो आप लिखोगे नहीं, कम से कम मेरे बोलने के बहाने से ही सही आप चीजों को लिखोगे और आपको चीजें याद रहेंगी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में अभी किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा प्रमोद कुमार मिश्रा को। तो अभी डॉक्टर पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो आप कह सकते हो ये लगातार इनका दूसरा कार्यकाल है इस पद पर। ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, याद रखना ये पीएम कार्यालय पीएमओ के प्रमुख होते हैं। और आप कह सकते हो ये जो पीके मिश्रा हैं ये प्रधानमंत्री के 13वें प्रधान सचिव हैं। सबसे पहले नंबर के प्रधान सचिव कौन थे अगर ये जानना चाहो तो प्रधानमंत्री के पहले प्रधान सचिव ये पीएन हक्सर थे, जिन्हें 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नियुक्त किया था। तो इनका नाम ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी उपेंद्र द्विवेदी अभी हमारे थल सेना प्रमुख बने 30वें नंबर के मनोज पांडे की जगह। और अभी नौसेना प्रमुख पूछूं कौन बने थे? दिनेश कुमार त्रिपाठी आर हरि कुमार की जगह। वैसे फिलेमोन यांग भी इंपॉर्टेंट नाम है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें सत्र के ये अध्यक्ष चुने गए हैं। किस देश के हैं? तो कैमरून के हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सत्र 78 सेशन के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। ये किस देश के हैं? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और इनका कार्यकाल इसी साल सितंबर में समाप्त हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम मैंने यहाँ ऑप्शन में भी लिख दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 जून को। तो हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई जीव विज्ञानी थे कार्ल लैंडस्टीनर और इनका जन्म हुआ था, इनका जन्मदिन होता है। वैसे इनका जन्म हुआ था 14 जून 1886 में। तो इसीलिए 14 जून को उनके सम्मान में हम ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाते हैं। और उन्हीं के सम्मान में क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी, ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता उन्हीं को कहा जाता है। मुख्य रूप से 4 ब्लड ग्रुप आपको मिलेंगे, ए, बी, ओ और ए बी। और इन्हें इसके लिए 1930 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं ब्लड से संबंधित। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आपको याद भी होने चाहिए। जैसे कि यहीं से शुरू करें तो यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? जो हर किसी को डोनेट कर सकता है लेकिन केवल खुद ही के ग्रुप से लेगा, तो ये है O-। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें, सर्वग्राही की बात करें तो ये सभी से ले सकता है पर ये देगा केवल AB पॉजिटिव को ही, मतलब खुद ही के ग्रुप को। तो ये AB पॉजिटिव वाला ग्रुप है। तो यूनिवर्सल डोनर तो O- हो गया और यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB पॉजिटिव हो गया। अच्छा, इस दिवस की थीम भी देख लेते हैं। थीम क्या है? 20 वर्षों तक यानी कि 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। मतलब पहली बार इसको 2004 में मनाया गया था, तो देख लो इस बार 2024 में इसकी 20वीं वर्षगांठ है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये थैंकिंग करते हुए जो ब्लड डोनर्स होते हैं उनको थीम रखी गई है। अब इसी
से संबंधित कुछ प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनना। ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ध्यान से सुनना एक एक को। अगर पूछे रक्त किस प्रकार का उत्तक यानी कि टिश्यू है, तो ये एक संयोजी उत्तक है यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू है। ब्लड की स्टडी को, अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है, अल्कलाइन होता है ये। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के। रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लोटिंग। और रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो फेब्रिनोजन। अच्छा, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, ये किस डिवाइस से मेजर करते हैं? तो आंसर होगा सिग्मोमेनोमीटर। और किसकी उपस्थिति के कारण ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमता? तो हेपरिन प्रोटीन। और ह्यूमन बॉडी में एवरेज कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर। अच्छा, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मेरो। पर भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है स्प्लीन में यानी कि प्लीहा में। तो ब्लड से संबंधित ये प्रश्न थे और एग्जाम में पूछे जाते थे प्रश्न, इसलिए मैंने आपको रिवाइज करा दिए। वैसे तो ये डे वाला प्रश्न है, देखो। तो चलो अभी तक जून में कौन कौन से डे हमने मनाए हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे देखो, 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस था, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को ही विश्व प्रत्यायन दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार हमने इसको मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ, और 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया था। तो ये जून के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने मुख्यमंत्री मन्नुयिर काप्पोम योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु। देखो, नाम से तो आपको पता चल ही रहा होगा ये साउथ की होगी, लेकिन कौन सा साउथ का राज्य है? तो वो तमिलनाडु है। तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। अभी इन्होंने मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये योजना शुरू की। तो इस योजना के तहत हरित खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वैसे इस योजना में टोटल 206 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अच्छा, मैंने क्या बोल दिया? करोड़ रुपए खर्च होंगे। करोड़ से कुछ याद आया क्या आपको? एक इंसान जो बहुत करोड़पति है, बताओ उसे कौन सा मंत्रालय मिला? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहेली पूछ रहा हूं मैं आपसे। लेकिन अगर आपने कैबिनेट का, मिनिस्टर्स का जो ट्रिकी वाला वीडियो मैंने आपको बना करके दिया था, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं। हमने एक मंत्रालय याद किया था उस करोड़पति इंसान के नाम से। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप लोग वो वीडियो जरूर से देख लेना। बस एक बार वो वीडियो देख लो, वो सारे नाम आपको वीडियो देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे। जितने भी मंत्रालय दिए गए हैं वो सारे नाम आप याद कर लोगे। बाकी रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और मैं कैसे रिवाइज कराऊंगा? डेली करंट अफेयर्स में दो चार मंत्रालय तो मैं ऐसे ही रिवाइज कराता रहूंगा आपको, जो कुछ समय में ही ये सारे नाम आपको कंठस्थ हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत में थोड़ा कहते हैं ना, पुश करने की जरूरत होती है, थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो ट्रिक्स मदद का काम करेगी, वो पुश करने का काम ट्रिक्स करेगी। तो अगर ये वीडियो आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं या क्रिक एग्जाम चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपको बता रहा हूँ, अभी जो मंत्रालय बांटे गए, किसे कौन सा मंत्रालय मिला है, उस पर ट्रिकी वीडियो मैंने बना करके दिया। वैसे डिटेल वीडियो भी दिया था, तो वो ट्रिकी वीडियो जरूर देख लेना। और डेली कुछ मंत्रालय में आपको इसी तरह से रिवाइज कराऊंगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको यही याद करा दूंगा। तो अभी मैंने जो करोड़ बोला ना, करोड़ को कैसे लिखते हैं? CR। तो वहां पे एक व्यक्ति है CR पाटिल नाम से, उनको मिला था कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय। अब ये ट्रिक क्या है वो तो आपको वहीं पे जाके मालूम चलेगी, लेकिन हमने यहाँ पे इसको रिवाइज कर लिया कि जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? CR पाटिल के पास। वापस इस योजना पे आते हैं। तो क्या उद्देश्य है इस योजना का, या इस योजना में क्या होगा? मिट्टी के संरक्षण और सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा से मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना। अब ये तमिलनाडु में शुरू हुई है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु के कुछ स्टैटिक में आपको रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या है? उंगले लोरवन। और गवर्नर है RN रवि। यहाँ का राजकीय पशु नीलगिरी टहर है, पक्षी है एमरल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ का यानी कि पाम ट्री, पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यहाँ मिल जाएगा, मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये सब यहाँ पर है। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है। और 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहाँ पे मिलेंगे, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट।
याद रखना, ये जो तमिल है ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है और तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट त्योहार देखो, पोंगल हो गया यहाँ पे, और पोंगल के समय ही जल्लीकट्टू का आयोजन होता है जिसमें बैलों को कंट्रोल करना होता है, और थाईपुसम होता है, आदि पेरक्कू होता है, चित्थिराई महोत्सव यहाँ पे होता है, हेथाई अम्मन महोत्सव यहाँ पे होता है। तो ये तो हमने तमिलनाडु के कुछ स्टैटिक देख लिए, जिसमें मैंने आपको कैपिटल, मुख्यमंत्री, गवर्नर, यहाँ के राज्य के पशु पक्षी बता दिए, जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व है वो बता दिया, शास्त्रीय नृत्य बता दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन से हैं ये सब हमने देख लिए, महोत्सव उत्सव वगैरह सब। अब योजना वाला प्रश्न था हमारा, तो कुछ और इंपॉर्टेंट योजनाएं भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। चलो देखो, अगर पूछेंगे मिशन महिला सारथी पहल किसने शुरू की थी, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की थी हिमाचल प्रदेश ने। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र ने शुरू की थी। कृषक उपहार योजना उत्तर प्रदेश ने। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज इसको शुरू किया था बिहार ने। उन्नत आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश ने। और आपको याद हो तो वेस्ट बंगाल ने ST छात्रों के लिए योग्य श्री योजना शुरू की थी। ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की थी, तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश ने। वैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी ये जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट योजनाएं और मैंने आपको रिवाइज करा दी है, तो ध्यान में रखना। अच्छा, वैसे आपको याद हो तो कल भी हमने एक योजना डिस्कस की थी, और कल का वीडियो देखो थोड़ा लेट अपलोड हुआ था क्योंकि आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स का ट्रिकी वीडियो बनाने लग गया था, टाइम नहीं मिला। तो अगर वो वीडियो कल वाला नहीं देखा तो देख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने उसमें भी कवर किए थे। और कल ही हमने एक योजना पढ़ी थी, मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना, उसको किसने शुरू किया था? असम सरकार ने। तो वो भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी 2024 में G7 की अध्यक्षता ये कौन कर रहा है, तो आंसर होगा इटली। G7 समिट, अभी इसका आयोजन हुआ 13 से लेकर 15 जून 2024 तक। इस बार ये इसका 50वां एडिशन है। कहाँ पे? इटली के अपुलिया के फसानो शहर में। पिछले साल इसको होस्ट किया था, इसका जो 49 नंबर का एडिशन था उसको होस्ट किया था जापान ने, और इस बार इसे होस्ट कर रहा है इटली। अभी भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया था। वैसे तो भारत G7 का मेंबर नहीं है, भारत अतिथि देश यानी कि गेस्ट कंट्री के रूप में इसमें शामिल हुआ है। देखो G7 की बात करते हैं, स्थापना होती है 1975 में, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो एक लाइन हमने याद करी थी, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, क्योंकि गर्लफ्रेंड है भैया, पानी में तो मानेगी नहीं, मोटा खर्चा करवाएगी, जूस पिएगी, तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। तो यही ट्रिक है, यहीं से सारे नाम आ जाएंगे। G मतलब जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से US, I से इटली, C से कनाडा और E से हो गया इंग्लैंड। बाकी इटली में इसका आयोजन हुआ, तो इटली के भी स्टैटिक देखते हैं। पहले देखो ये रहा मैप में इटली, कैपिटल इसकी रोम होती है। रोम में किसका मुख्यालय है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री हैं जॉर्जियो मेलोनी। इटली में ही आपको एटना ज्वालामुखी मिलेगा, जो किस द्वीप पर है ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सिसिली द्वीप पर है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा को शुरू किया है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं, और अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा सुविधा प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा को शुरू किया है, और भोपाल हवाई अड्डे से इस सेवा के तहत पहली उड़ान का उद्घाटन भी किया है। क्या उद्देश्य है इस योजना का? तो राज्य में धार्मिक और पर्यटन स्थलों को हवाई मार्गों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। इसमें मध्य प्रदेश के 8 शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा, यानी कि एयर कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। वे 8 शहर कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो। साथ में मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि खजुराहो में देश का पहला नागरिक हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण स्कूल भी शुरू हो गया है, यानी कि हेलीकॉप्टर टीचिंग स्कूल। कहाँ पे? खजुराहो में। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब मध्य प्रदेश में कोई भी हरा पेड़ काटा नहीं जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ती है उसे हटाने की तो हम ट्रांसप्लांटेशन के जरिए उसे दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देंगे, लेकिन काटेंगे नहीं। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर है। जैसे मध्य प्रदेश के इसी साल नए मुख्यमंत्री बने कौन? मोहन यादव। और इनसे पहले कौन थे? इन्होंने किनको रिप्लेस किया था? शिवराज सिंह चौहान को। अब यही आपके लिए प्रश्न हो गया, शिवराज सिंह चौहान को अभी कौन सा मंत्रालय मिला है? कैबिनेट मंत्री बन गए हैं ना अभी, ये कौन सा मंत्रालय मिला है इनको, ये आपको बताना है। ये होमवर्क प्रश्न है आपके लिए। बाकी इसी तरह से एक और मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया, और उनके पास कौन सा मंत्रालय है?
वो उत्तर मैं देता हूँ। उनके पास आवास मंत्रालय है और विद्युत मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री भी उनके पास है। अब शिवराज सिंह चौहान का आपको बताना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है फिर से? तो आंसर होगा अजीत डोभाल को। तो अभी केंद्र सरकार ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में एक बार फिर से अपॉइंट किया है। मतलब वे मोदी जी के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। 2014 से ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार हैं। तो इस बार इनका ये लगातार तीसरा कार्यकाल है। और आपको बता दूं, वे अशोक चक्र के बाद दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले पहले पुलिसकर्मी भी थे। वैसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार का काम क्या होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ये प्रधानमंत्री को सलाह देने का काम करते हैं। अजीत डोभाल ये भारत के 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो पहले कौन थे? पहले वाले भी बता दूं, 1998 में बने थे, ब्रजेश मिश्रा उनका नाम है। बाकी ये दो नाम आपके सामने दिख रहे हैं ना, जो अमित खरे और तरुण कपूर, याद रखना, इनको अभी प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है, एडवाइजर। और बाकी पीके मिश्रा हमने देखा ही था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो बने हैं। तो ये चारों मैंने आपको बता दिए, ध्यान रखना। ये प्रधानमंत्री के सलाहकार एडवाइजर भी बता दिए, अमित खरे, तरुण कपूर। इनके लिए अलग से प्रश्न नहीं लिया, यहीं पे ऑप्शन में मैंने बता दिया, तो ध्यान में रखना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमने देख लिया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हमने देख लिया था, जो पीके मिश्रा थे। ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मोस्ट अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में जारी डेटा के अनुसार भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा दूसरे। तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ये ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा गर्म करती है, और भारत दुनिया में इस गैस का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि उत्सर्जन करता है। इसमें बताया कि भारत नाइट्रस ऑक्साइड के 11% उत्सर्जन के साथ दूसरे स्थान पर है, तो चाइना 16% उत्सर्जन के साथ पहले स्थान पर है। इस डेटा को जारी किया है अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल ने, जिसके अनुसार इस उत्सर्जन का मुख्य स्रोत यानी कि मुख्य सोर्स उर्वरक का उपयोग बताया गया। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, जितना हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं ये गैस ज़्यादा रिलीज होती है, ऐसा बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया कि पिछले 4 दशकों में मानव गतिविधि से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में 40% की वृद्धि देखी गई है। तो ये ध्यान रखना, जो इसमें काम की बातें थी वो मैंने आपको सारी बता दी। और ये था हमारा आज का सेशन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार इसे शेयर ज़रूर करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, तो उनको अलग अलग रिप्लाई करने से अच्छा है मैं यहीं पे वो बात कर लूँ, ताकि अगर आपके भी माइंड में उस तरह का प्रश्न है तो आप भी सुन लो कि जो आपकी वीडियो क्वालिटी है, अगर कोई कहते हैं कि ब्लर आ रहा है तो भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा फॉल्ट नहीं है। आपकी मोबाइल की सेटिंग में आप उसको क्वालिटी को हाई कर लो, हाई रेजोल्यूशन में देख लो। वो आपके नेट का दिक्कत है या आपने उसको लो क्वालिटी पे सेट कर रखा है इसलिए वो ब्लर आता है। ये तो बच्चे वाला प्रश्न है, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये तो आप ही को अपने मोबाइल की सेटिंग सेट करनी होगी। और कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि जो वीडियो की क्वालिटी है उसको कम रेजोल्यूशन पे सेट कीजिए। तो मेरे भाई इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं सेट नहीं करता हूँ, ये यूट्यूब अपनी तरफ से करता है। उसको 144 रखना है, 280 रखना है, 360 रखना है, कितना रखना है, 780 रखना है, ये मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। और तीसरे तरह के मैसेजेस आते हैं कि क्विज और पीडीएफ के लिए, तो वैसे तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई अभी आप ही लोगों के लिए मैंने नई एप्लीकेशन डिज़ाइन की थी। मैंने खुद से अपनी जेब से पैसे दिए, ऐसे आपको पता है मैं आप लोगों से पैसा नहीं चार्ज करता हूँ किसी भी चीज़ का। मैंने अपनी जेब से 30,000 रुपये भरे थे उसके लिए। पुरानी एप्लीकेशन का सारा डेटा डिलीट हो गया, इसमें मुझे हर डेटा वापस से अपलोड करना था, समय लगता लेकिन मैं करता, लेकिन कुछ अनहोनी हो गई। क्या करें कि गूगल ने जो प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन अपलोड होती है उसको डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, वहाँ से ही गायब हो गई। बस एक कारण उन्होंने बता दिया कि पॉलिसी को वायलेट कर रहे हो आप लोग, जो हमारी पॉलिसी है उसको ब्रेक कर रहे हो। उसने कुछ भी नहीं बताया कि ये कारण है कि वो कारण है। तो जो हमारा डेवलपर है जिन्होंने ऐप को डिज़ाइन किया वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई कौन सी पॉलिसी ब्रेक हो गई, कहाँ पे हो गई। अगर ये कुछ बताए तो मैं कुछ करूँ, कुछ समझ में। दिन का वक्त दिया था तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और उन्होंने उसे हटा दिया। अब मैंने उनसे बोला है भाई मेरे तो पैसे चले गए, मेरी तो मेहनत चली गई, हमारे स्टूडेंट्स को टाइम पे चीज़ें नहीं मिल पा रही है, सब चीज़ें अटक गई, पैसा देने के बावजूद, टाइम देने के बावजूद भी। अब इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? लेकिन उन्होंने 8-10 दिन का समय मांगा है,
फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि अभी मैं कंटेंट अपलोड कर दूंगा, क्योंकि जो नई एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं वो तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उपलब्धि नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है, तो अभी मैं अगर कंटेंट अपलोड कर दूंगा, क्विज बना दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा, तो वो केवल आप ही तक पहुंचेगी। और 8-10 दिन बाद ये एप्लीकेशन जब हट जाएगी और अगर फिर से मुझे नई बनानी पड़ती है, जो भी इसका समाधान निकलेगा, तो मुझे वापस से ये सारी क्विज वगैरह पीडीएफ डबल से डालनी पड़ेगी, डबल से मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी 8-10 दिन में रुक रहा हूँ, देखिए इसका कुछ समाधान निकल जाए, ये कारण है और कुछ भी नहीं है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि इसके पीछे कारण क्या है। 8-10 दिन रुकिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सॉल्यूशन निकला इसका, क्या होगा। अब मैं क्या करूँ, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, जेब से पैसा दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला, आउटपुट नहीं निकला, मेरी क्या गलती है। लेकिन कोई बात नहीं, गिर गए, कोई बात नहीं, फिर से उठने की कोशिश करेंगे। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन आपको करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 14 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न पूछा, किस राज्य ने मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना शुरू की, तो आंसर होगा असम। फिर पूछा, अभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है पेमा खांडू ने। फिर पूछा, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया 13 जून को। फिर पूछा, वेकर उज जमान किस देश के सेना प्रमुख बने, बांग्लादेश। फिर पूछा, जोशी मठ का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, तो आंसर होगा ज्योतिर्मठ। फिर पूछा, एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स के अध्यक्ष बन गए डॉक्टर कपिल दुआ। और युवराज सिंह ने किसे फील्डर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया, मोहम्मद सिराज। विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप का पुरस्कार किसने जीता, दिव्या देशमुख। और आखिरी प्रश्न था, स्पेशल ऑडियो का इस्तेमाल कर फोन कॉल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है, तो आंसर होगा नोकिया। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू की है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।